हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, वो भी सेकंड बुक में से आपको चैप्टर फर्स्ट कराने वाला हूँ, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। पूरा चैप्टर आपका इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा और आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, टू द पॉइंट कराऊंगा आपको और आपके एग्जाम के लिए भी आपकी इस वीडियो से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लीजिए। टोटल आपके ये 8 चैप्टर आ रहे हैं इस साल। इसमें से पहला चैप्टर आज हम करने वाले हैं, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। इसको विस्तार से जानेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP न्यू ग्रुप नाम से है अपना ग्रुप। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो बुक है ना, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि पहली बुक आपकी ज़्यादा आसान है और ये वाली बुक कुछ बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक लाइन को समझना आप। अगर आप लाइन टू लाइन समझते चलेंगे तो आपको चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, देखिए, मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य जो होता है वो यूनिक होता है। हर मनुष्य अपने आप में यूनिक होता है। तो वो यूनिक क्यों होता है? 2 मामलों में। वो 2 मामले कौन से हैं, समझिए। सबसे पहला तो ये है कि मनुष्य जो होता है उसके पास विवेक है। विवेक का मतलब है बुद्धि, यानी मनुष्य के पास बुद्धि है। वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, विचार कर सकता है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि मनुष्य के पास विवेक है। सेकंड है कि मनुष्य में संवाद करने की क्षमता होती है, यानी कि मनुष्य के पास एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। उस भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों से बातें करते होंगे, आप अपनी फैमिली में बातें करते होंगे, तो हमारे पास क्या एक भाषा है। उस भाषा के जरिए हम बातचीत करते हैं और अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बातों को हम समझते हैं। तो मनुष्य 2 मामलों में यूनिक है। कौन कौन से मामले हैं? सबसे पहले आपको याद रहेगा कि उसके पास बुद्धि है। सेकंड क्या है? उसके पास लैंग्वेज है और लैंग्वेज के जरिए, भाषा के जरिए वो अपनी बातों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, जो कि जानवरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, वो ये है कि राजनीति क्या है। ठीक है, और इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन या तो ये आएगा राजनीति क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं राजनीति क्या है। तो देखिए, राजनीति के बारे में लोगों की जो राय है वो अलग अलग होती है। आप हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे ना, तो हर व्यक्ति की राय आपको राजनीति को लेकर अलग मिलेगी। कुछ लोग राजनीति को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग राजनीति को बुरा मानते हैं। ठीक है, राजनीति पे सभी लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। तो जो नेता होते हैं, अगर आप किसी नेता से पूछोगे तो नेता के नज़रिए से राजनीति अलग है। आप किसी बिजनेसमैन से पूछोगे तो वो राजनीति को अलग तरीके से बताएगा। आप किसी आम आदमी से पूछोगे तो वो आपको राजनीति के बारे में अलग तरीके से बताएगा, क्योंकि सबका जो नज़रिया है वो राजनीति को लेकर अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति को लेकर लोगों की जो विचारधारा होती है वो अलग होती है। जो नेता हैं या चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं वो ये कहेंगे आपको कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है, यानी जनता की सेवा के लिए नेता आते हैं। ठीक है, राजनीति में हालांकि वो कितनी सेवा करते हैं आप अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ पे नेता और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी नज़रों में राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको वो जन सेवा कहते हैं। तो ये आपको क्लियर है। अब आगे देखते हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेंच से जोड़कर देखते हैं, यानी कि राजनीति से जुड़े हुए और लोग जो हैं वो राजनीति को इस जन सेवा की नज़र से नहीं देखते। वो कहते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं दांव पेंच वाली चीज़ें हैं, तो इसे दांव पेंच से जोड़कर देखते हैं। फिर अन्य लोगों के लिए बात करें तो वो राजनीति को क्या कहते हैं? अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो भी नेता कर रहे हैं वो राजनीति है। ठीक है, अलग अलग नजरिया है। नेता का नजरिया है कि राजनीति क्या है? जनसेवा है। राजनीति से जुड़े दूसरे लोगों की जो नजरिया है वो उसको दांव पेच समझते हैं। फिर अन्य लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो नेता करते हैं वही राजनीति है। और देखो, अगर वे नेताओं को दल बदल, देखिए एक आम इंसान के नज़रिए से बताता हूँ। अगर कोई आम आदमी मतलब हमारे तुम्हारे जैसा सिंपल सा, अगर कोई व्यक्ति नेताओं को दल बदल करते देखता है कि भाई फलाना नेता जो था उसको हमने वोट दे दिया, बाद में वो जीत गया या हार गया, वो अपनी पार्टी बदल गया, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। ये देखने को मिलता है आपको, कभी किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, कभी किसी ने कोई पार्टी छोड़ दी। यानी कि जब हमारे जैसा कोई व्यक्ति नेताओं को दल बदल करते देखता है, झूठे वादे करते देखता है, क्योंकि नेता आपको पता है वादे कर देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। रियलिटी में वो चीज़ कर नहीं पाते। जो नेता वादा करते हैं ना उसका शायद 10% भी
सही तरीके से पूरा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो झूठे वादे करते हैं, बड़े चढ़े दावा करते हैं और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं। इधर से जोड़ लिया लोगों को, उधर से जोड़ लिया, कुछ को लालच दे के, पैसे दे के, या जैसे भी, ठीक है। या फिर निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते देखते हैं। यानी कि जब तुम्हारे मेरे जैसे लोग नेताओं को देखते हैं कि वो दल बदल कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर दावे कर रहे हैं, लोगों को जोड़ तोड़ रहे हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ का, अपना सत्ता में आने के लिए, खुद के स्वार्थ का फ़ायदा उठाने के लिए कई बार हिंसा करवा देते हैं, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो हम एक इंसान जब ये राजनीति में ये चीज़ें देखेगा तो उसके मन में राजनीति को लेके क्या इमेज बनेगी, सोचो। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि राजनीति का संबंध जो है वो घोटालों से है। तो कुछ लोग राजनीति को अच्छी चीज़ भी मानते हैं, तो कुछ लोग राजनीति को गलत भी बोलते हैं। कुछ लोग राजनीति को केवल और केवल घोटालों का कुचक्र कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सोच इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें दिखेगा। आप देखोगे कि हमारी जो लाइफ होती है उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने में लग जाता है तो हम उसको भी कह देते हैं कि देखो राजनीति कर रहा है, ठीक है। इतना कॉमन वर्ड हो गया ये। तो राजनीति को लेकर लोगों के जो नज़रिए हैं वो बिल्कुल अलग है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हर व्यक्ति से पूछोगे ना, सभी व्यक्ति राजनीति को अलग तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो सबकी विचारधारा क्या है राजनीति को लेकर अलग है। आगे समझिए, आपने जरूर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो राजनीति से दूर रहता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि राजनीति जो है ना वो एक गलत चीज़ है, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है? अब देखिए, राजनीति का मेन उद्देश्य क्या था, आप ये समझिए क्यों ये चीज़ें बनी। राजनीति का उद्देश्य ये था कि भाई सत्ता होगी एक, यानी कि कोई शासन में बैठेगा, वो क्या करेगा, जनता से टैक्स लेगा, ठीक है, टैक्स इकट्ठा करेगा, उससे उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा। उस धन से वो क्या करेगा, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, जैसे कि स्कूल बना देना, अस्पताल बना देना, ठीक है, पार्क बना देना, लोगों को राशन वगैरह देना, ठीक है, जनता के मतलब कल्याण के लिए काम करेगा। ये होता था राजनीति का उद्देश्य, यानी जन कल्याण करना। लेकिन वर्तमान समय में क्या ये उद्देश्य है? नहीं। आज के समय में राजनीति का हमें अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसीलिए लोग जो है राजनीति को लेकर अलग अलग तरीके से विचार रखते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, क्योंकि उन्हें नफरत हो गई है राजनीति से। क्यों हो गई है? क्योंकि घोटाले हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं, केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है। आप ये सोचोगे केवल जो आम लोग हैं वही निराश है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले, यानी जिसको लाभ हो रहा है वो भी, यानी इनसे लाभान्वित होने वाले जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चंदा देने वाले जो व्यवसायी हैं, उनको चंदा देने वाले व्यवसायी या जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो भी अपनी मुसीबत के लिए राजनीति को ही कोसते रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने किसी पार्टी को बहुत बड़ा फंड दे दिया, चंदा दे दिया, वो पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन वो उन बिजनेस के लिए कुछ बेहतर नहीं कर रही, बिजनेसमैन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही। तो ऐसे में ये बिजनेसमैन भी क्या करेंगे, उसको कोसेंगे, राजनीति को और उन नेताओं को। तो यही चलता रहता है, ठीक है। सिनेमा के आप कलाकार देखोगे, जैसे हीरो हीरोइन हो गए, ये भी राजनीति की बुराई करते आपको नजर आ जाएंगे। अलग अलग आप देखोगे तो खेल में जुड़े हुए लोग भी, हर तरह के, मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो सिनेमा के कलाकार हैं जो राजनीति की बुराई कर रहे हैं, ये बाद में क्या होता है, कल को ये भी राजनीति में शामिल हो जाते हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं, सिनेमा के कलाकार हैं जो बाद में नेता बन गए, और नेता बनने के बाद वो भी इसी खेल में जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने को बिल्कुल राजनीति के अनुसार ढाल लिया है। जिनके लिए राजनीति पहले बुरी होती थी, अब उनके लिए राजनीति अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से देखोगे ना, तो राजनीति को लेकर लोगों का नज़रिया बहुत अलग है, और टॉपिक इतना बड़ा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में समझो, जो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, आपको बस इतना ही अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट भी इतना समझा सकता था, लेकिन नहीं, आपको इतना समझाने के बाद अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अब अगर मैं बोलूँ राजनीति क्या है, तो आप क्या कहोगे कि राजनीति जो है, इसको परिभाषित करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि लोगों के, विद्वानों के जो विचार हैं राजनीति को लेकर वो भिन्न है। यानी अलग अलग लोगों के पास जाओगे, राजनीति के बारे में पूछोगे तो सभी के विचार आपको अलग अलग मिलेंगे, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। लेकिन कम शब्दों में अगर बोले राजनीति क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति को शासन करने की कला मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीति जो है वो शासन करने की एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। फिर कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि राजनीति जो है वो प्रशासन ठीक से चलाने की सीख देती है। यानी राजनीति क्या बताती है कि किस तरीके से हमको प्रशासन चलाना चाहिए, हमको नहीं, मतलब जो हम सत्ता में बैठे हुए शासक हैं उनको। फिर राजनीति प्रशासन को चलाने के दौरान जो भी विवाद होता है उसको सुलझाने का काम भी राजनीति करती है।
राजनीति के द्वारा जनता के कल्याण किया जा सकता है, ठीक है। यानी जनता का कल्याण कैसे किया जा सकता है? उनके लिए स्कूल बना दो, उनके लिए हॉस्पिटल बना दो, उनको रोजगार दे दो, उनको सुख सुविधाएं दे दो। अगर हमारी राजनीति ऐसा करने में सक्षम है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी जो राजनीति है वो जन कल्याण कर रही है। फिर राजनीति जो है वो देश के विकास के लिए निर्णय लेने में सहायक होती है, क्योंकि जो हमारी नेता है, राजनेता, वही देश के लिए फैसले लेते हैं। राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण अविभाज्य हिस्सा है, ठीक है। महत्वपूर्ण हिस्सा तो है और इससे कोई दूर नहीं रह सकता। जो आपको कहते हैं ना कि मैं तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं हम सभी राजनीति का हिस्सा है और हमारा इंटरेस्ट होता है, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट जरूर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान में राजनीति का जुड़ाव जो है वो निजी स्वार्थ से हो गया। ये लास्ट लाइन बिल्कुल ध्यान से देखो। आज के समय में देखें तो राजनीति का जुड़ाव जो है वो निजी स्वार्थ से हो गया। यानी जो नेता हैं अब वो क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं, फिर बाद में जीत जाते हैं, फिर वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने केवल इसको पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया, ठीक है। यानी राजनीति सेवा करने की भावना से होती थी। यानी जो नेता होते थे वो सेवा करने के लिए आते थे शासन में, लेकिन अब वो सेवा की जगह केवल सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। पावर बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये हो गया है। तो इसीलिए राजनीति को लेकर लोगों की जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया राजनीति क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। देखिए बहुत ही उलझाने वाला प्रश्न है, ये समझ में नहीं आता किसी को भी जल्दी से, तो आप एक लाइन समझाऊंगा, आप आराम से समझना, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको भी परिभाषित करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को लेकर विचार रखे हैं ना, वो भी बिल्कुल राजनीति की तरह अलग अलग है, ठीक है। कुछ विद्वान जो है वो राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति में सुधार का साधन मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए राजनीति क्या है, आप समझ गए हैं कि राजनीति शासन करने की एक कला है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब क्या होता है कि जो शासन होता है ना, शासन में कुछ कमियां होती हैं। यानी शासन के भी कई तरीके होते हैं। आप कहीं देखोगे, कहीं पे लोकतांत्रिक शासन है, कहीं पे आपको राजा का शासन यानी राजतांत्रिक शासन भी दिखेगा, ठीक है। आपको हर जगह पे अलग अलग तरह का शासन दिख सकता है। कहीं पे आपको तानाशाही सरकार भी दिख सकती है किसी देश में। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की सरकार है, अलग अलग तरह की राजनीति है। तो उन राजनीति में से राजनीति लोकतंत्र हो गया, तानाशाही शासन हो गया, या कौन सा सबसे बेस्ट है, ये सर्च करना किसका काम है? राजनीतिक सिद्धांत का। ये जो राजनीति के जरिए जो कमियां होती हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये किसका काम है? ये राजनीतिक सिद्धांत का है, ठीक है। तो यानी राजनीति में जो कमियां उसको सुधारने का काम, या फिर क्या बेस्ट हो सकता है, या अधिकार कितने होने चाहिए, बहुत तरह की चीजें हो जाती है, वो सब राजनीतिक सिद्धांत का काम है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक चीज समझिए। राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं ना, ये जो बेसिक प्रश्न होते हैं इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला है कि समाज क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत यही देखा जाएगा कि समाज क्या है, समाज कैसा है, समाज किससे बना है, समाज में कौन लोग रहते हैं, समाज में कौन से असामाजिक तत्व हैं, इन सब चीज़ों पे देखेगा, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत इस पे लिखे जाते हैं। फिर समाज को कैसे एकजुट होना चाहिए, कैसे समाज एकजुट हो सकता है, कैसे उसमें एकता हो सकती है, कैसे वो एक साथ मिलकर रह सकते हैं। हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, सरकार हमारे लिए क्या करती है, सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सरकार को लेकर। तो ये सारे काम कौन करेगा? राजनीतिक सिद्धांत। सरकार का सबसे बेहतरीन रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक सरकार अच्छी होती है, या राजा का शासन होता है वो अच्छा होता है, या सल्तनत वाला शासन अच्छा होता है, या तानाशाही वाला शासन अच्छा होता है, जहाँ पे बहुत सारी, जैसे भारत में बहुपार्टी सिस्टम है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं जो भी सत्ता में आ जाए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं वहाँ पे केवल एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो हर देश में अपना अलग अलग शासन व्यवस्था है। तो कौन सा बेस्ट है, यानी सरकार का कौन सा बेहतर रूप हो सकता है, इसको भी, इसका विश्लेषण करना भी राजनीतिक सिद्धांत का काम है। क्या कानून हमारी आज़ादी को कम करता है, सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है? क्या कानून हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है? नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, इन सब पे विश्लेषण करना, ये किसका काम है? ये राजनीतिक सिद्धांत का है। इन्हीं के जरिए राजनीतिक सिद्धांत बनते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के जरिए राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं ना, ये हमारे तुम्हारे जैसे ही जो विद्वान होते हैं, ठीक है, हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, आप ये कह लो, आप भी विद्वान वाली कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। तो देखिए जो विद्वान होते हैं वो राजनीति को देखते हैं, राजनीति को समझते हैं, फिर वो राजनीतिक सिद्धांत लिखते हैं, ठीक है। यही राजनीतिक सिद्धांत होता है। इसमें विश्लेषण किया जाता है, तर्क होता है, वितर्क होता है, वाद विवाद होता है।
तो आगे अब समझते हैं। देखिए हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत का एक पूरा का पूरा क्या होता है, अलग से सिलेबस होता है जिसमें अलग से सारे टॉपिक होते हैं। जैसे कि देखिए दो तरह से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी जाती है। एक तो आपका पार्ट 1 में जो आप बुक पढ़ रहे हो जिसमें आपको संविधान, मौलिक अधिकार ये सब है। दूसरा पार्ट ये हो जाता है जिसमें आपको ये पढ़ते हो जैसे कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र क्या है, न्याय क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, ठीक है, संविधान के विभिन्न जो पॉइंट होते हैं वो, राष्ट्रवाद क्या है, और विभिन्न विचारधाराएं जैसे उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, ये सब कुछ राजनीतिक सिद्धांत में आता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारे जीवन के जो पहलू होते हैं ना, इसी को हम पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे कि उसमें हम समानता के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, विभिन्न विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये 2-3 लाइन याद कर लेना, हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। आगे देखिए, ये एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन जाता है कि हमें जो राजनीतिक सिद्धांत है क्यों पढ़ना चाहिए, अगर राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए अब एक एक लाइन समझिए। देखिए ये बुक जो है आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आप अगर लाइन टू लाइन समझते हुए चलोगे ना तो आपको बुक आसान लगेगी। ठीक है, देखिए यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होगा, यदि हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, हमको नॉलेज होगी, तो भविष्य में आने वाली समस्याओं के दौरान हम एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आप राजनेता को भी रख सकते हो कि हमारे अगर नेता भी अगर राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो कोई समस्या आएगी तो उस समय वो भी देश के लिए एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर जागरूक नागरिक बनना है तो राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, अधिकार क्या है, ठीक है, लोकतंत्र क्या है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। फिर क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हमें विभिन्न विचारधाराओं का ज्ञान होता है जिसके माध्यम से हम अपना वोट देकर सही नेता चुन सकते हैं। अब देखिए जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत सारी विचारधारा पढ़नी पड़ती है। वो कहाँ से आई, किसके द्वारा आई, उसमें किस विद्वान ने क्या लिखा है, उसकी किसने कैसे परिभाषित किया, ये सब कुछ पढ़ना होता है बहुत विस्तार से। अगर हमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारधारा, देखो हर राजनीतिक पार्टी की एक विचारधारा होती है। ठीक है, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है और हमको विचारधाराओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें विचारधारा के बारे में पता है तो हम एक बेस्ट राजनीतिक पार्टी को चुन सकते हैं और अपना वोट सही नेता को दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समाज से पूर्वाग्रह को समाप्त करने और एकता कायम करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना आवश्यक है। पूर्वाग्रह क्या होता है, हम किसी के बारे में पहले से कोई इमेज बना लें और बस हम उसी नज़रिए से सोचें, एक नज़रिया सेट कर लें किसी के लिए और उसी नज़रिए से सोचें, हम ये ना देखें वो सही है या गलत है, निष्पक्ष होकर ना सोचें, तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, समाज से जो पूर्वाग्रह है इसको समाप्त करना है और एकता कायम करनी है समाज के अंदर। तो ये सब कैसे हो पाएगा, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ के। आंदोलन अगर कोई हो रहा है तो उसको प्रेरणा और सही दिशा देने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत जरूरी होते हैं। फिर क्या है कि वाद विवाद, तर्क वितर्क, फायदे नुकसान, इन सब का आकलन करने के बाद सही फैसला लेने की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, ठीक है, जो एबिलिटी होती है, वो भी हमको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद आती है। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, तो उसमें वाद विवाद, तर्क वितर्क, फायदे नुकसान, सारी चीज़ हमें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना है कि अधिकार क्या होते हैं, हमें कौन से अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, संविधान हमें कौन से अधिकार देता है, ये सब राजनीतिक सिद्धांत में आता है। हमारा क्या कर्तव्य है, आप हमेशा देखते हो ना कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सरकार, हम हमेशा यही बोल देते हैं, नहीं, हम एक नागरिक हैं और हमारे भी कर्तव्य है। सरकार के कर्तव्य तो होते हैं, सरकार को करने भी चाहिए, लेकिन हमारे भी बतौर नागरिक कुछ कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति जो हमें, जिसको निभाना चाहिए। तो ये सब हमें कैसे पता लगेगा, तो राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ के ही पता लगेगा। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना है। अगर शासन व्यवस्था को समझना है तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। देश के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं वो भी राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं और लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। शासन प्रणालियों का अध्ययन, आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में अलग तरह का शासन दिखेगा, चाइना में अलग तरीके का शासन दिखेगा, जापान में अलग तरीके से शासन दिखेगा, भारत में अलग तरीके से शासन दिखेगा, श्रीलंका में अलग तरीके से शासन दिखेगा। तो आपको अलग अलग देशों में शासन व्यवस्था में, शासन प्रणालियों में डिफरेंस दिखेगा। तो हमें विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन करना है।
ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के तहत हम शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या फायदे, क्या नुकसान, ये सब। और एक स्टूडेंट होने के नाते तो आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपके पेपर में आ सकता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए कितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताएं, आप इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट उठा के लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके पेपर में कि बताइए राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका क्या महत्व है। तो न्याय और समानता के बारे में एक अच्छी सोच का विकास होएगा, क्योंकि जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे ना तभी हमें न्याय के बारे में, समानता के बारे में पता लगेगा। और न्याय और समानता आप दो शब्द के तरीके से ना पढ़ें, अभी इसके ऊपर चैप्टर हैं पूरे के पूरे, डिटेल में आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें एक अच्छी सोच का विकास हो पाएगा। फिर तर्क संगत और प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा और प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो सहायक होता है। जो नेता होते हैं आप देखोगे कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं। तो ऐसे में सभी नेता अगर पढ़े लिखे होंगे, सभी को राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान होगा, तो वो एक अच्छा निर्णय भी ले पाएंगे। ठीक है, देश के लिए, जनता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब इसके महत्व हो जाएंगे। अब एक पॉइंट बन जाता है कि बताइए राजनीतिक सिद्धांत जो है हम इसको पढ़ तो लेते हैं, हम इसको समझ भी लेते हैं, लेकिन इसको व्यवहार में उतारा कैसे जाए। ठीक है, यानी राजनीतिक सिद्धांत को हमने पढ़ा, हमने समझा, उसको हमें अप्लाई भी करना है। तो इस पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। कैसे? इस देखिए आपकी जो 11th क्लास है ना, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, इसलिए आपके सिलेबस में बहुत कम दिया है। आप ग्रेजुएशन में अगर जाते हो, बीए करोगे या एमए करोगे, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हो मान लो बीए में, या एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हो, तब आपको ये इन पे बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे स्वतंत्रता पे, 20-20, 40-40 पेज के, 50-50 पेज के चैप्टर हैं केवल एक एक टॉपिक पे। तो यानी कि इसमें तो हम केवल मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, इसका उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अर्थ को समझ रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। हमें बस इतना ही अध्ययन करना है, लेकिन होता बहुत विस्तार से है ये सब कुछ। ठीक है, जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इससे ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी चीज़ पे अगर हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस पर खूब उसका अर्थ और उसके महत्व को देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार कौन होते हैं? जो राजनीतिक सिद्धांत को लिखते हैं, जो विद्वान होते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है। उन्होंने इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जो राजनीतिक सिद्धांतकार है ना, उन्होंने, अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मान लो एक चीज़ है न्याय। अब न्याय का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कई सारे राजनीतिक सिद्धांतकार जो है, इसको लिखने वाले जो हैं, वो सभी न्याय को अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। कोई न्याय को कुछ बोलेगा, कोई न्याय को कुछ बोलेगा। ठीक है, सबकी अपनी एक अलग परिभाषाएं होंगी। तो यही होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो टॉपिक होते हैं ना, सब उसमें सभी विद्वानों के विचार अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जिस तरीके से गणित में, मैथ में हम त्रिभुज पढ़ते हैं, वर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? समानता के बारे में पढ़ते हैं, आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं, न्याय के बारे में पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों की परिभाषाओं को जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु की बजाय मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। बिल्कुल, समानता कोई वस्तु नहीं है, समानता मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से रिलेटेड है। जैसे कि दो मनुष्य हैं, उनके साथ हमेशा समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा उनको समान अधिकार मिले होने चाहिए व्यक्तियों को, तब कहा जाएगा समानता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य जो है वो समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय देता है। आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे मान लो आप किसी सरकारी ऑफिस में गए हो या डॉक्टर के पास गए हो, वहाँ पे आपको कई बार वेटिंग में, लाइनों में लगना पड़ता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को समझोगे तो आपको समानता का मतलब समझ में आएगा। ध्यान से समझना। देखिए, मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए हो इलाज करवाने के लिए, आप ओपीडी में गए हो पर्ची बनवाने। ठीक है, ओपीडी के अंदर आप अपनी पर्ची बनवा रहे हो, तो आपने देखा वहाँ पे 50 लोग लाइन में लगे हैं और आप लास्ट में हो 50वें नंबर पे। ठीक है, धीरे 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 करते करते आपका 40वां नंबर आ गया, आपका 30वां नंबर आ गया, आपका 20वां नंबर आ गया, आपका 10वां नंबर आ गया, तो लाइन बढ़ती जाएगी। अब मान लो कोई व्यक्ति आए बिना लाइन के और आपके आगे लग जाए या आपके और आगे लग जाए, तो ऐसे में आपको कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि आप भाई 50वें नंबर से करते 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 10 पे पहुंचे हो और यह व्यक्ति आया और एकदम से आके आगे जाके लेके अपनी पर्ची वगैरह बनवा के चला गया। तो ऐसे में सभी लोग जो लाइन में होंगे उनको क्या होगा? गुस्सा आएगा, वो उसको बोलेंगे पीछे जाने के लिए, और मान लो सब उसको बोलने लगे, धमकाने लगे कि पीछे जा,
तो और वो चला जाए तो ऐसे में आपको खुशी मिलेगी कि हाँ भाई चल सही है, बीच में घुस रहा था पीछे चला गया। लेकिन अगर मान लो वो अपनी पर्ची बनवा के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको ठगा सा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे से यहाँ पे लाइन में लग रहे हो और वो आके 1 मिनट में काम करा के चला गया। तो ये होता है ना। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलते हैं समानता वगैरह के। तो आपको एग्जाम्पल से बता रखा है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि सभी को समान होना चाहिए, ठीक है, सभी को समान अधिकार होने चाहिए, सभी को। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं या जो विकलांग है उनके लिए अलग काउंटर बना दिया जाता है। अब आप सोचोगे कि एक तरफ आप 50-50 लोगों की लाइन में लग रहे हो, दूसरी तरफ जो वृद्ध वाली लाइन है या जो विकलांग वाली लाइन है वहाँ पे 4-5 लोग ही है और वहाँ से पर्ची बनवा के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में आपको लगेगा कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे लाइन है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको हम सही ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप सक्षम हो तो आप लाइन में लग सकते हो, लेकिन वो लोग सक्षम नहीं है, बुजुर्ग है या मान लो विकलांग है, तो वो ज़्यादा देर नहीं खड़े रह सकते, इसलिए उनको सुविधा दे रखी है। और इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या है, समानता को अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ये समानता नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से समानता को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, न्याय को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होंगे। तो यही होता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं ना, वो भी हर एक टॉपिक पे सबके अलग अलग विचार होते हैं। आगे देखिए, आगे समझते हैं। स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम जो है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। हमें उन पूर्वाग्रह को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम क्या कर पाएंगे, ये जो स्वतंत्रता, समानता, ये जो चीज़ें हैं, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसको हम अपने व्यवहार में उतार पाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारे विचार हैं या नहीं है। हम ये भी समझ सकते हैं कि एक जो जागरूक नागरिक होता है, सचेत नागरिक होता है, वो देश में कैसे देश के लिए विकास करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, ये मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को अलग से व्यवस्था दी गई है। और हम कह सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है, समानता जो है, वो कभी भी संभव नहीं हो सकती। अब यहीं पे वही वाला एग्जांपल याद करो, एक तरफ लाइन में 50 लोग लग रहे हैं, दूसरी तरफ वृद्ध और विकलांगों की अलग से लाइन है। तो आप सोचोगे यहाँ पे इतनी भीड़ है, यहाँ पे केवल 2-3 लोग हैं, काम करके चले जा रहे हैं, या तो आप कहोगे ना कि इनको भी वही आप वाली कैटेगरी में डाल दें। नहीं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब पूर्ण रूप से समानता संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा। तो यही चीज़ें आपके राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही आपका चैप्टर था। बुक में पढ़ोगे बहुत डिटेल में दिया हुआ है और समरी उसकी यही निकलेगी जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।